हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका सीटेट का जो एसएसटी है। एसएसटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है जिसमें एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके क्लियर होते रहें, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके सीटेट के सेकंड पेपर यानी कि एसएसटी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए, यानी जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको क्या चाहिए। प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो प्रभुत्वशाली धर्म है उसको अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं, ये तो होता नहीं है। दूसरा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, जी नहीं। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, बिल्कुल सही। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं वो उसको ये चाहिए कि किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं, यानी कि सभी धर्मों को माने, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए चाहे जो राज्य हो वो, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनको किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, बल्कि जो भी धर्म हो, जितने भी धर्म है सभी को जो है समर्थन देना चाहिए, सभी को मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, किस तरीके की जो है न्यायिक व्यवस्था है। पहला है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो ये तो सही है। दूसरा है कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए सही है, बाकी आपका जो बी है ये गलत है। तो केवल ए सही, मतलब कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी समुदाय के घेटोलाइजेशन, यहाँ पे जो है घेटो होगा, ठीक है, घेटोआइजेशन। तो किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, क्या होता है, उसकी बाकी समाज से अलगाव होता है, यानी उसका जो है बाकी समाज से अलगाव होता है, या फिर उनकी संस्कृति का विविधीकरण होता है, या फिर अल्पसंख्यकों का संरक्षण होता है, या फिर उनका सामाजिक सशक्तिकरण होता है। तो किसी भी समुदाय के जो घेटोआइजेशन की प्रक्रिया होता है उसका जो नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव होता है, क्या होता है, उसका बाकी समाज से अलगाव होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने की जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है, यानी जो फुटपाथ है और ठेले हैं उस पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है, क्या एक कदम है। पहला है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान, यहाँ पे होगा सामान, ठीक है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा कि ठेलों का सड़कों पर प्रतिबंधित करना, जी नहीं। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, जी नहीं। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, ये तो गलत है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो फर्स्ट होगा कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना, कि जो शहर के कुछ इलाके हैं यहाँ पे जो फुटपाथ होते हैं, जो ठेले होते हैं वो अपना सामान लगा सकते हैं, ये जो है उनके जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में सही कदम होता है। तो यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहला दिया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, बिल्कुल सही। जो सामाजिक विज्ञान है
उसकी जो किताबें होती हैं उसमें अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों, यानी जो कल्पना जिसको हम कर सकते हैं, जो वास्तविक जो रियल है, उन दोनों का वृत्तांत यानी दोनों की कहानियाँ होनी चाहिए ताकि बच्चा चीज़ों को समझ पाए। दूसरा है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों एवं स्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही, जो वृत्तांत होते हैं वो अधिगमकर्ताओं के विचारों एवं संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित भी करते हैं। और ये जो है इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों क्या है, सही है, ये तो सही है। और आर जो है एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। ठीक है, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत जो उद्देश्य होते हैं उसको विद्यार्थी को जानकार और तार्किक बनाना चाहिए, यानी जो जानकार और तार्किक बनाना चाहिए, या फिर जो है पेशेवर बनाना चाहिए। फिर ठीक है, यानी कि जो स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य होते हैं उसको विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना चाहिए। बिल्कुल सही, बच्चे जाने और तर्क करें। पेशेवर बनाना चाहिए, ये भी सही है। सी नंबर है कि राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय यानी ज़्यादा सक्रिय बनाना, ये गलत होगा। डी है कि सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, ये सही है। सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना सही होता है। तो उपयुक्त विकल्प यानी कि आपका जो है सी गलत है, ए बी और डी सही है, सी आपका गलत है। तो ए बी डी आपका कहाँ पे है, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों यानी जो कर्मचारी होते हैं उनकी विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा। क्या वो सर्वेक्षण होगा, या फिर भूमिका निभाना होगा, या फिर समय सीमा होगा, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर मुगल प्रशासन के कर्मचारियों के भूमिकाओं के बारे में समझाना है तो वो भूमिका निभाना होगा। ठीक है, यानी किसी भी नाटक के माध्यम से अगर चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो भूमिका निभाना, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं और वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद हैं, यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। कौन सा होगा, क्या वो नगर प्रशासन होगा, सॉरी यहाँ पे विधायिका, क्या वो विधायिका होगा, विपक्ष होगा, न्यायपालिका होगा, या फिर होगा कार्यपालिका। तो क्या होगा यहाँ पे सबसे उपयुक्त, वो होगा कार्यपालिका। ठीक है, कौन सा होगा, कार्यपालिका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित किया जाता है। क्या अपेक्षित होता है, पहला कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ठीक है, शांत कराना तो ठीक है, लेकिन परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। कोई संसद तो है नहीं, क्लासरूम है, तो ये गलत होगा। दूसरा कि शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। बिल्कुल सही, सेकंड अभी तक सही है। तीसरा कि शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांटना चाहिए, जी नहीं। शिक्षक को आरंभ में ही ऐसे विषय को काट देना चाहिए, ये भी गलत है। तो उसका जो सही आंसर जो सटीक है उसका सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में जो निम्न कथन है वो आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि उसे विद्यार्थियों की गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, जी नहीं। दूसरा कि उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो, ठीक है, ये तो आपका सही है। ठीक है,
तीसरा है सी नंबर कि शिक्षक को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें। ये भी ठीक है, बच्चे के दैनिक जीवन से जो है जोड़ना है और उसको जो है हेल्प करना है। ठीक है, दैनिक जीवन को जो है स्कूली जीवन से जोड़ना है। ठीक है। डी नंबर है कि शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण निश्चित करें, बिल्कुल नहीं। यानी कि जैसे जिस तरीके से नतीजा मिलता है उसके अकॉर्डिंग कक्षा का एटमॉस्फेयर बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और सी सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो बी और सी यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु यानी कि मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? क्या वो नगर पंचायत पर कर रही है चर्चा, पंचायती राज पर, निचली न्यायपालिका या फिर आरक्षण पर? तो अगर जो है एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु यानी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रही घटना पर चर्चा द्वारा करती है, तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही पंचायती राज की। किसकी बात हो रही है? पंचायती राज। यानी कि जो चारागाह के लिए जो भूमि जो है संबंधित जो मामले होते हैं वो कहाँ से संबंधित होते हैं? ये पंचायती राज से होते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, या फिर लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। तीसरा है कि यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केवल स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो यह दर्शाने के लिए कि जो समाजीकरण है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं यहाँ पे केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या है, गलत है। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि केवल सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? कौन से हैं ये बताना है। पहला है राष्ट्रीय गान। यहाँ पे बता रहा लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किया जा सकते हैं? क्या वो राष्ट्रीय गान है? बिल्कुल नहीं, ये इसमें लैंगिक चीज़ें नहीं है, यानी कोई लड़का लड़की से संबंधित चीज़ें नहीं है। सुल्ताना का स्वप्न कहानी ये हो सकता है, यानी सुल्ताना एक लड़की है, उसके स्वप्न की कहानी की जो है बात की जा सकती है। ठीक है। मताधिकार आंदोलन, मत का जो अधिकार है किसके किसके उसमें आता है, इसको भी हम कर सकते हैं। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, इस चर्चा पे, इस टॉपिक पे भी हम चर्चा के दौरान बता सकते हैं कि जो लैंगिक बराबरी कहाँ पे है कहाँ नहीं। तो यहाँ राष्ट्रीय गान यानी पहला ऑप्शन गलत है, बाकी बी सी डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी डी यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा कराना चाहती है। ठीक है, कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होगा? जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, क्या ये जो है उदाहरण सही है? तो बिल्कुल सही, इसमें भेदभाव उन्होंने बहुत सारा झेला था, क्योंकि वो निम्न कुल के जो है व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने जो है भेदभाव समाज के द्वारा मिलता है काफ़ी ज़्यादा झेला था। तो ये सही है, ये अच्छा उदाहरण है। दूसरा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन जो है ये पुस्तक इसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें भी इन्होंने भेदभाव के बारे में अच्छे से चीज़ों को दर्शाया है, तो ये भी सही है। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया, ये इससे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी ए और बी सही है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के जो अनुभव थे, जो कि भेदभाव से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है, बहुत सारे भेदभाव उन्होंने झेले हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पुस्तक जूठन, इसमें भी उन्होंने भेदभाव से संबंधित तो टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो ए और बी सही है, बाकी गलत है। तो ए बी सी सही, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। क्या करना चाहती है? पहला है कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, ठीक है, यानी जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उस पर वाद विवाद का आयोजन करना, ठीक है। दूसरा, भेदभाव क्या है इस पर व्याख्यान देना, ये गलत होता है, ठीक है। भेदभाव क्या है इस पर व्याख्यान देना, ये गलत है। तीसरा कि भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना, अगर भेदभाव से संबंधित कुछ जो है अखबार में लेख दी हैं तो उनको भी एकत्रित कर सकते हैं, उनसे भी हम परिचर्चा कर सकते हैं और चीज़ों को समझा सकते हैं। तो बी यहाँ पे गलत है, ए और सी सही है, यानी कि ए और सी कहाँ पे होगा आपका? केवल ए तथा सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। पहला दिया है कि किसी आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल सही। एक किसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं, कोई भी आर्थिक मुद्दा है या फिर सामाजिक मुद्दा है, पर एक सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं जो कि एसएसटी पढ़ाते हैं उनको बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, यानी एक से अधिक दृष्टिकोणों की समझ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, ये भी आपका क्या है? सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है कि माध्यमिक यानी कि माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है, ठीक है, सही है, कथन आपका सही है। दूसरा है कथन आर की सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भारत के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह के स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वो क्या है? बोधगम्य नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आर और ए दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या भी करता है किसकी? ए की, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है? पहला कि भुंज में भूचाल के समय की फोटो एवं उसके विवरण। दूसरा है कि अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, ठीक है। तीसरा, इंदिरा गांधी के लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, या फिर महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, ये गलत है। जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीय स्रोत की तरह माना जाता है वो है अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। अकबरनामा जो लिखा गया उसके लेखों पर जो संपादित संकलन है वो द्वितीय स्रोत की तरह माना जाता है, कौन से? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? कौन सा आकलन करते हैं? पहला है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? जी नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। दूसरा कि आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, ठीक है, सही है। दूसरा है कि प्रत्यय पर क्या उदाहरण है? उदाहरण दीजिए, यानी प्रत्यय कर क्या है? उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये भी सही है। डी नंबर है कि दक्षिणी एशिया में कई देशों में शासन के संघीयतंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है? ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का क्या करते हैं? आकलन करते हैं।
तो यहाँ पे जो पहला है वो गलत है, बाकी बी सी डी यहाँ पे सही है। तो बी सी डी कहाँ पे है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी और डी। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको हम वैसे तो चाहते तो पूरा पीवाईक्यू भी करा सकते थे, लेकिन ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करा रहे हैं, ताकि आप सभी इसको पूरा जो है देख लें, डिस्कस कर लें और चीज़ों को सॉल्व कर लें। आपको ये भी पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो एक जो क्लास होगी उसमें 60 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 60 क्वेश्चन डिस्कस करने में टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में जो है सॉल्व कर रहे हैं, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक।